गुड इवनिंग क्लास। चलिए, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत जा रही है तो एक बार आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक मतलब जो सब्जेक्ट चल रहा है वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हम किस पर बात कर रहे हैं कि भारत में जैसे यूरोपीय कंपनियां आती हैं तो वो किस स्थिति में आती हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हुआ करती थी, उनका क्या गठन हुआ था, उनको लेके हम क्या कर रहे थे, अभी तक चर्चा करते आ रहे थे। तो हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि भारत में किस तरीके से सबसे पहले पुर्तगीज जो थे उनका आगमन होता है। पुर्तगीज के बाद डचों का किस तरीके से आगमन हुआ। डेन जो थे वो किस तरीके से भारत में आए। तो डच हैं, डेन हैं, पुर्तगीज हैं, ठीक है। तो और ब्रिटिशेस हैं, फ्रांसीसी हैं, इनका आगमन कैसे होता है, जिसमें हमने पुर्तगीज, डच और ब्रिटिश इन तीन के बारे में हमने देख लिया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो फ्रांसीसी और डेन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डेन पे कि ये कौन थे, ठीक है। तो हम देखेंगे डेन। देखिए, डेन के संबंध में कहा जाता है कि भारत में जो डेनिश कंपनियों का आगमन हुआ है, तो डेन कहाँ के रहने वाले थे। तो ये डेन जो है बेसिकली ये डेनमार्क के रहने वाले थे, ठीक है। तो जो डेनमार्क वाला क्षेत्र है वहां के ये रहने वाले हुआ करते थे। और आने के क्रम में अगर भारत में देखा जाए तो इनका चौथा क्रम हुआ करता था। कौन सा क्रम था। तो चौथा क्रम था। चौथे क्रम पे ये कहाँ आए थे, भारत आए थे, ठीक है। ऐसा करके चलिए, हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों के बाद 1616 की बात है। कब की बात है, 1616 में इनका आगमन भारत होता है। ये भारत में आए और ये भी व्यापार के दृष्टिकोण से भारत आते हैं। और भारत आने के बाद इनके द्वारा तंजौर में, कहाँ की बात है, तंजौर में, तंजौर तंजौर में एक तंजौर जिले में एक जगह है जिसको हम कहते हैं ट्रांकेबोर। कौन सी जगह है, तो ट्रांकेबोर। ट्रांकेबोर में 1620 की बात है। 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। तो ये आए कब थे दोस्तों, तो हमें देखने को मिलता है कि इनका आगमन जो है भारत में वो 1616 में होता है। और पहली फैक्ट्री इन्होंने कब लगाई थी, अगर कभी पूछा जाता है तो 1620 में लगाई थी। कहाँ पर, तंजौर के ट्रांकेबोर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, है ना। ऐसा करके कहते हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है वो बंगाल में लगाई थी। कहाँ पर, बंगाल में लगाई थी। बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है सीरमपुर। क्या नाम है, सीरमपुर। तो बंगाल के सीरमपुर में 1676 की बात है। 1676 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। और इस तरीके से दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने के बाद इन्होंने भारत से व्यापार करना स्टार्ट किया था। और ये क्या करने लगे, भारत से व्यापार करने लगे, ठीक है। ऐसा करके इसी क्रम में हमें देखने को मिलता है कि ये 1685 ईस्वी तक, मतलब सॉरी 1785 ईस्वी तक, 45 ईस्वी तक भारत में अपना व्यापार करते रहे। कब की बात है, 1745। 1745 ईस्वी तक उन्होंने भारत में अपना व्यापार किया। 1745 में उन्होंने अपनी जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश को बेच दी। किसको बेच दी थी, तो उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश को बेच दी, और बेचने के बाद वो वहां से भारत से वापस चले गए थे, ऐसा करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि डेन भारत में आए तो, लेकिन ये बहुत अधिक समय तक जो है वो भारत में नहीं रहे, है ना। ऐसा क्यों नहीं रहे, तो उसके पीछे कारण था कि देखो, एक तो क्या है, भारत में अब कंपटीशन बढ़ गया था। ब्रिटिश भी आ गए थे, पुर्तगीज भी आ गए थे, डच भी आ गए थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। और दूसरा, ब्रिटिश के द्वारा चीजों को अपने कंट्रोल में लिया जा रहा था। और ये आपसी टकराव में
अपनी शक्ति जो है उसको खर्च नहीं करना चाहते थे, और यही कारण था कि इन्होंने 1745 तक अपनी सभी फैक्ट्रियां बेची और बेचने के बाद यहाँ से चले जाते हैं, है ना। ऐसा देखिए, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यूरोप में एक और देश हुआ करता था, स्वीडन। कौन था? स्वीडन। तो जो स्वीडिश कंपनी है उसका आगमन भी पूर्व की तरफ होता है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो भी स्थापित होती है। कब होती है? 1731 की बात है। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी और उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट किया था। लेकिन उन पूर्वी देशों में वो भारत की तरफ नहीं आते हैं, बल्कि कहाँ चले जाते हैं? तो उनका अधिकांश व्यापार चीन से था, तो चीन से वो क्या करते रहे? व्यापार करते रहे, है ना। ऐसा करके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमें देखने को मिलता है कि डेन के बाद जो भारत में आने वाली पांचवी यूरोपीय शक्ति हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं फ्रांसीसी। क्या कहते हैं? फ्रांसीसी कंपनी हुआ करती थी। फ्रांसीसी जो थे वो भारत में आए थे। फ्रांसीसी कौन थे? तो हमें पता है कि जो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्रांसीसी कहते हैं। फ्रांसीसियों के सम्मत में कहा जाता है कि फ्रांस के सम्राट जब लुई 14 हुआ करते थे। कौन थे? लुई 14। फ्रांस के सम्राट लुई 14 के समय की बात है। उनके एक प्रसिद्ध मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट, ठीक है। तो लुई 14 के समय में कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस में एक कंपनी का निर्माण होता है। कब? 1764 में, सॉरी 1664 में। 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी बनी जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल। तो कंपनी द इंड ओरिएंटल के नाम से 1764 में एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, यह फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया था और इसीलिए जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी और इसका जो भी खर्चा होता था वो सरकार वहन करती थी। कौन करती थी? सरकार। जबकि हमने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी और इसी वजह से उसमें शुरुआत में जो भी उसका निर्माण किया गया था, निर्माण में जो पूंजी लगी थी वो प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी। यानी कि ब्रिटिश के जो व्यापारी, ब्रिटेन के जो व्यापारी हुआ करते थे, उन व्यापारियों ने पूंजी को इकट्ठा किया था और पूंजी दी थी। बात समझे? ये दोनों में विशेष अंतर हुआ करता था। इसी समय हमें देखने को मिलता है कि यूरोपीय देशों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी और वो प्रतिस्पर्धा क्या थी? वो थी अपने अपने उपनिवेश बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा। फ्रांस भी अपना उपनिवेश बढ़ाना चाहता था। तो कहते हैं फ्रांस पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से आगे निकलता है और पहले मेडागास्कर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मेडागास्कर। आप देखेंगे मेडागास्कर तो आपको अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी तट है उस पर आपको मिलेगा। तो मेडागास्कर द्वीप पहुंचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपना वो यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसे अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेडागास्कर वो को अपना उपनिवेश बनाने में वो असफल हो जाते हैं, इसको अपना उपनिवेश नहीं बनाते हैं। तब फ्रांस का एक दूसरा दल 1667 की बात है। कब की बात है? 1667 की बात है। फ्रांसीसियों का एक दूसरा दल आगे चलता है, ठीक है। और वो आगे जाके कहते हैं इसका नायक फ्रैंको कैरो हुआ करता था। यानी कि दूसरा दल जो 1667 में आगे बढ़ता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था
फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो नामक उसका नेतृत्व कर रहा था, और इसके साथ जो है वो इस्फहान का निवासी, कहते हैं मरकारा भी हुआ करता था। एक जगह है जिसको हम कहते हैं इस्फहान। इस्फहान का निवासी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मरकारा। मरकारा, ऐसे करके ये भी हुआ करता था। कहते हैं भारत और इस तरीके से ये दोनों कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। ठीक है, दोनों कहां पर आते हैं, भारत आते हैं। भारत आने के बाद ये अपनी पहली कोठी, अपनी पहली कोठी जो है ये कहां बनाते हैं, तो कहते हैं फ्रैंको कैरो के द्वारा अपनी पहली कोठी जो है वो 1668 की बात है। 1668 में सूरत में बनाई गई। कहां बनाई गई थी, तो सूरत में ये अपनी पहली कोठी बनाते हैं। किसके द्वारा, फ्रैंको कैरो के द्वारा एक कोठी बनाई गई थी। ठीक, ऐसे करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि फ्रांसीसियों का आगमन कहाँ होता है, भारत आता है, भारत हो जाता है। ठीक है, ऐसा करके। अब देखिए, सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित करने के बाद कहते हैं इसका जो एक और व्यक्ति हुआ करता था, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में स्थापित हुई। फिर जो इसके साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, मरकारा। ये मरकारा नामक व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है और कहता है ये गोलकुंडा के शासन के पास शासक के पास जाता है। किसके पास, गोलकुंडा। ठीक है, तो ये गोलकुंडा के शासक के पास चला जाता है, और गोलकुंडा के शासक के पास जाने के बाद उनसे एक अधिकार पत्र ले लेता है। सॉरी, उनसे क्या ले लेता है, तो एक अधिकार पत्र ले लेता है। और इस अधिकार पत्र की सहायता से 1669 की बात है, 1669 में वो अपनी दूसरी कोठी बनाता है। कहां पर, मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम है। मसूलीपट्टम कहां पर है, तो वर्तमान में आप कह सकते हैं ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश के द्वारा अपनी पहली एक फैक्ट्री जो कि अवैधानिक थी, अवैधानिक रूप से उन्होंने कहाँ खोली थी, तो ये भी उन्होंने मसूलीपट्टम में ही खोली थी। मछलीपट्टम या मसूलीपट्टम में, तो उनके द्वारा भी वहीं खोली गई थी, और इनके द्वारा भी कहाँ खोली गई, तो मसूलीपट्टम में एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा था, तो हमने पहले ही देखा था जब ब्रिटिश को पढ़ा था कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हुआ करते थे, यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन किया करते थे। और उस कंपटीशन में हमें देखने को मिल रहा था कि जहां जहां फ्रांस जाता था वहां वहां ब्रिटिश जाते थे, और जहां जहां ब्रिटिश जाते थे वहां वहां फ्रांसीसी जाते थे। तो एक दूसरे को क्या करते थे, ये नुकसान पहुंचाने के लिए और वहां वहां जाया करते थे। ठीक है, ऐसा करके। तो इस तरीके से व्यापार में कंपटीशन बढ़ाने के लिए इन्होंने भी मछलीपट्टम में अपनी कोठी स्थापित कर ली थी। अब देखिए 1672 की बात है, कब की बात है, 1672। 1672 में क्या होता है, 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सॉनथोमी नामक एक जगह थी जिसका नाम था सान थोमी। और ये सांथोमी कहां पर थी, तो मद्रास के निकट हुआ करती थी। सांथोमी को ले लिया। ठीक है, किससे ले लिया, मद्रास पे अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अगले साल क्या होता है, उसका जल सेनापति जिसका नाम था ली दाहे, क्या नाम था, फ्रांसीसी जल सेनापति जिसका नाम था सॉरी, ली दाहे नहीं, जिसका नाम हुआ करता था दी लाहे। दी ला हे,
दीला हे नामक व्यक्ति जो हुआ करता था, दीला हे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हो जाता है। गोलकुंडा के सुल्तान और डचे से क्या कर देते हैं, पराजित हो जाते हैं। और डचों के द्वारा सेंट थोमी नामक जगह पर जो उन्होंने अधिकार किया था उस पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। और इस तरीके से सेंट थोमी किसको हो जाता है, डचों को मिल जाता है। ठीक है, ऐसा करके इसी बीच क्या होता है, 1673 की बात है। कब की बात है, 1673 में कंपनी के निदेशक हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रैंको मार्टिन। कौन थे, फ्रैंको मार्टिन, ऐसा। और वेलांग द लिस्पेने, क्या नाम था इनका, वेलांग द लेस्पिने। तो वेलांग द लेस्पिने कहते हैं, ये जो वेलांग द लेस्पिने हुआ करता था यह गैर गैर पेशेवर फौजी सिपाही था। ठीक है, जो एडमिरल दीलाहे के साथ भारत आया था, समझे, जिस जो कौन था, पहले पराजित हो गया था। इसने वेलिकोंडापुरम के जो मुस्लिम सूबेदार थे, वेलिकोंडापुरम दक्कन में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलता है, वहां के मुस्लिम सूबेदार थे जिनका नाम था शेर खां लोधी। क्या नाम था, शेर खां लोधी। ठीक है, तो जो शेर खां लोधी हुआ करते थे उनसे एक छोटा सा गांव प्राप्त कर लेता है। ये क्या कर लेता है, एक छोटा सा गांव, एक द्वीपीय क्षेत्र जो है गांव प्राप्त कर लेता है। और यहीं पर जब ये इसको गांव प्राप्त करते तो यहीं पर फ्रांसीसियों के द्वारा एक बस्ती निर्मित की जाती है जिसका नाम रखते हैं ये पांडिचेरी। आज जो आपको ये पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी देखने को मिलता है, इस पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी की स्थापना इसी ने की थी, ऐसे करके, और इसको पांडिचेरी नाम दिया गया था। ठीक, पांडिचेरी जो इस समय बनाई गई थी ये पूर्णतः एक किलाबंद बस्ती हुआ करती थी। कैसी थी, किलाबंद बस्ती हुआ करती थी। 1674 की बात है, कब की बात है, 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख बना था। कौन सी, आपकी फ्रांसीसी जो पांडिचेरी हुआ करती थी, पांडिचेरी का इसको प्रमुख बना। ठीक, ऐसे करके। लेकिन अगले ही समय क्या हुआ, एक घटना घटित होती है। क्या घटना घटित हुई, 1693 की बात है। 1693 कहते हैं ब्रिटिश जो भारत में डच हुआ करते थे, तो डच जो थे उनको अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। तो डचों ने अंग्रेजों के समर्थन से पांडिचेरी पर आक्रमण किया और कहते हैं पांडिचेरी को जीत लिया, ऐसे करके। तो डचों का किस पर अधिकार हो गया, पांडिचेरी पर अधिकार हो गया। लेकिन 1697 की बात है, कब की बात है, 1697। 1697 में डच और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं रिजविक की संधि। कौन सी, रिजविक। रिजविक की संधि होती है। इस संधि के तहत क्या होता है, फ्रांसीसियों को मतलब डचों को पांडिचेरी वापस लौटाना पड़ता है। और इस तरीके से अब पांडिचेरी पुनः किसके अधिकार में आ जाता है, फ्रांसीसियों के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, ऐसे करके जब फ्रांसीसियों के अधिकार में आ जाता है तो 1706 की बात है, 1706 तक कहते हैं मार्टिन जो है वो यहाँ का गवर्नर रहा। कौन, मार्टिन जो है वो कहाँ का, पांडिचेरी क्षेत्र का गवर्नर रहता है। और इसी समय इस समय पांडिचेरी की जनसंख्या लगभग 40,000 हुआ करती थी। कितनी थी, 40,000। जबकि ये सोचो कि इस समय कलकत्ता की जनसंख्या लगभग 22,000 थी। समझ रहे हो, ऐसा करके यानी पांडिचेरी विकसित हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि बंगाल के सूबेदार जो शाइस्त खां हुआ करते थे, बंगाल के सूबेदार शाइस्त खान है। 1674 की बात है। 1674 में मुगल बादशाह कौन होगा, तो देखिए 1674 में मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब की समय की बात है, शाइस्त खान है फ्रांसीसियों को बंगाल में एक जगह दी। ठीक है, जिसका नाम था चंद्रनगर। क्या नाम था, चंद्रनगर। चंद्रनगर नामक एक जगह दी थी। वहां उन्होंने लगभग 1690-92 के आसपास की बात है, एक कोठी का निर्माण किया। एक कोठी का क्या किया, निर्माण किया, ऐसे करके।
आगे हमें देखने को मिलता है जून 1720 की बात है। कब की बात है? जून 1720 की बात है। जून 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी जिसका जिसका नाम था इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनः निर्माण हुआ। और तब 1720 से लेके 1742 ईस्वी के बीच लिनो और ड्यूमा के बुद्धिमत्तापूर्ण शासन में समृद्धि हुई। और इस समय कंपनी का प्रभाव जो है वो क्या होता है, भारत में फिर से वापस लौट आता है, ऐसा। ठीक है। इसी बीच कहते हैं फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस 1721 में मॉरिशस, ठीक है, और 1725 में मालाबार मालाबार समुद्र, ठीक है, यही इस इन पर अधिकार किया। इन पर क्या किया? अधिकार किया। ठीक है। कहते हैं मालाबार तट पर एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको हम कहते थे माहे। माहे माहे पर अधिकार किया था। कब किया था? 1739 में। नहीं नहीं सॉरी, माहे पर अधिकार कर लिया था 1725 में। और 1739 में, कब की बात है? 1739 की बात है। 1739 में उसने कारीकल पर अधिकार किया था। कारीकल वाला जो क्षेत्र हुआ करता था वहां पर अधिकार कर लिया था, वहां पर कब्जा कर लिया था। ठीक, ऐसा करके पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी की सभी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया। और 1701 में जो है वो मुख्यालय किसको बना दिया गया? पांडिचेरी। तो पांडिचेरी को 1701 में सभी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया। बात समझे? ऐसे करके। और फ्रैंको मार्टिन को कहते हैं भारत में फ्रांसीसी मामलों का पहला निदेशक बनाया गया। किसको? फ्रैंको मार्टिन का। कहते हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ली के समय आगे जाके फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई, लेकिन शुरुआत यहां से हो गई थी। ठीक है, ऐसा करके इस तरीके से हमें देखने को मिलता है फ्रांसीसी भारत में आते हैं और आने के बाद जो है भारत में क्या करते हैं, तो अपने व्यापारिक कुछ लाभ जो है वो प्राप्त करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके अब देखिए फ्रांसीसी कंपनी यहां पर आई। आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि उसका संघर्ष किससे हुआ? अंग्रेजों से होता है। और जो अंग्रेजों से फ्रांसीसियों का संघर्ष हुआ उसको हम कहते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। क्या कहते हैं? अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। और अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष की परिणति भारत में कर्नाटक युद्ध के रूप से जानी जाती है। कौन सा? कर्नाटक का युद्ध। तो ये किसके रूप में जानी जाती है? कर्नाटक युद्ध के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ऐसे करके हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब ये कर्नाटक वॉर आखिरकार क्यों होता है, हम इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कर्नाटक वॉर के बारे में जानते हैं। राखी, आप बहुत लेट आई क्लास में। क्या हो क्लास गया स्टार्ट था? हो गई थी, पता नहीं क्लास स्टार्ट हो गई थी पता नहीं चला, और अभी नोटिफिकेशन आया तो स्टार्ट कर लिया मैंने। ओके, ठीक। आप तो मतलब जब भी मेरी क्लास रहती है तो मैं 6:30 मेरी क्लास रहती है तो मैं ऑन टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। एक आध मिनट हो सकता है कभी आगे पीछे रहूं, बाकी कोशिश मेरी यही रहती है कि स्टार्ट हो जाए, है ना? तो आप देख ओके लिया सर, करिए। ओके ओके। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे थे फ्रांसीसी और डेन जो भारत आए थे, भारत में उनके आगमन के बाद किस तरीके से उन्होंने भारत में व्यापारिक सफलताएं प्राप्त की और व्यापारिक सफलताओं को प्राप्त करने के बाद उनका कैसे यहाँ पर संघर्ष रहा। इसके अलावा जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनमें से अंतिम रूप से
जो ब्रिटिश भारत में रहे और बाकी कंपनियां यहाँ से भारत से बाहर चली गई या फिर उन्हें सीमित कर दिया, तो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ था, है ना? ऐसा तो हमने देखा कि फ्रांसीसी भारत में आए थे और उनको इतनी समस्याओं का मतलब इस तरीके से उन्होंने भारत में सफलताएं प्राप्त की। इसी समय भारत में जो एक अन्य कंपनी मतलब जो अदर यूरोपीय कंपनियां थी जिनमें सबसे मजबूत स्थिति अभी ब्रिटिश की हुआ करती थी, अंग्रेजों की हुआ करती थी। तो अंग्रेजों से फ्रांसीसियों का संघर्ष जो है वो क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। व्यवहारता हमें ये देखने को मिल रहा था कि ये संघर्ष सिर्फ भारत में नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत के व्यापार को लेके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हो रहा था, तो नहीं, बल्कि हमें देखने को मिल रहा था कि यूरोप में भी ये अपने वर्चस्व को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, तो मूलतः जो इनकी लड़ाई थी वो यूरोप की लड़ाई थी, लेकिन क्या होता था कि ये यूरोप में तो मूलतः लड़ते ही थे, लेकिन जब भी ये किसी दूसरे देश में होते थे और किसी दूसरे देश में अगर दोनों कंपनियां हैं तो वहां पर भी ये क्या करते थे, जो है वो युद्ध करते थे, लड़ाई किया करते थे। और अगर यूरोप में कभी कोई युद्ध होता है तो दूसरे देशों में उस युद्ध का कारण हो चाहे ना हो, अगर ये दोनों कंपनियां हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला कर देती थी और युद्ध के लिए तत्पर हो जाती थी, युद्ध लड़ने लगती थी। ठीक है, ऐसा करके हमें देखने को मिलता है कि भारत में क्या स्थिति बनती है, तो कहते हैं व्यापार में आरंभ से लेकर ही अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच भारत में राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धा थी और ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल गई और कहते हैं कि दोनों के बीच में भारत में लगभग 20 वर्ष तक संघर्ष चलता है, जिसके फलस्वरूप हमें देखने को मिला कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति जो है वो अंतिम रूप से टूट गई और इस संघर्ष के द्वारा ये निर्णय हो जाता है, जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में संघर्ष हुआ, इनके बीच से निर्णय कर दिया कि अब यूरोप की कंपनी यानी कि अंग्रेज ही होंगे जो भारत के व्यापारिक स्वामी बनेंगे। इसने ये तो डिसाइड नहीं किया कि राजनीतिक स्वामी बनेंगे, क्योंकि उस समय राजनीतिक शक्ति और अन्य थी भारत में, लेकिन ये जरूर डिसाइड कर दिया कि भारत में व्यापारिक स्वामी कौन होंगे, अंग्रेज ही होंगे। ठीक है, ऐसे करके। और चूंकि इस फ्रांस में जो कर्नाटक युद्ध था, मतलब इस कर्नाटक युद्ध में इन सारी चीजों को डिसाइड किया गया कि कौन भारत में यूरोपीय शक्ति होगी जो रहेगी, इसीलिए कर्नाटक का युद्ध हमारे सिलेबस और इतिहास के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ऐसे करके तो दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। अब कर्नाटक के युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे निर्मित होती है, एक बार हम उसको देख लेते हैं और इस समय दक्षिण भारत की क्या स्थिति हुआ करती थी हम उसको देख लेते हैं। जब हम उसको देख लेंगे तो आपको कर्नाटक के युद्ध को समझने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? ऐसा कितनी चीज क्लियर हो रही राखी? जी सर। ओके, ठीक है। तो चलिए, तो देखो इस समय हमें देखने को मिल रहा था कि दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है, जिसको कहते थे हैदराबाद। हैदराबाद, तो हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य था और इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था कि भारत में मुगल बादशाह जब कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की थी, जिनका नाम आसफ जाह भी हुआ करता था। क्या नाम था इनका? आसफ जाह, और इन्हीं को कहा जाता था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क या सॉरी आसफ जाह के नाम से जाना जाता था। इन्हीं का एक और मूल नाम था चिनकिलिज खां। क्या नाम था? चिनकिलिज खां नामक इनका एक और नाम हुआ करता था। तो इन्होंने ही दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और जो ये हैदराबाद था, ये एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। कैसा था? अर्ध स्वतंत्र राज्य। अर्ध स्वतंत्र राज्य का मतलब है कि ये बेसिकली अपने उत्तराधिकार को चुनने के लिए, शासन को लागू करने के लिए, विभिन्न चीजों के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन समय समय पर ये मुगल बादशाह को टैक्स भेजा करते थे।
ऐसा करके। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है ये कैसे थे, तो एक अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा करके कहते हैं ये मुगल दक्कन का एक सूबा था जो समय समय पर इन्हें टैक्स भेजा करता था। इसी प्रकार से जिस प्रकार निजाम व्यवहारिक रूप से दिल्ली सरकार से स्वतंत्र था, वैसे ही हैदराबाद के अंतर्गत एक क्षेत्र आता था जिसको हम कहते थे कर्नाटक। क्या था? कर्नाटक का क्षेत्र हुआ करता था। कर्नाटक का क्षेत्र किसके अधिकार में आता था? तो ये हैदराबाद के अधिकार में आता था। ठीक है। और कहते हैं जो इस समय कर्नाटक का नायब सूबेदार हुआ करता था, कर्नाटक का जो प्रमुख होता था उसको नायब सूबेदार कहा जाता था। क्या कहते थे? तो नायब सूबेदार कहा जाता था। ऐसा जो ये नायब सूबेदार होता था, जिस तरीके से हैदराबाद की स्थिति दिल्ली के संबंध में थी, वैसे ही कर्नाटक की स्थिति हैदराबाद के संबंध में थी। यानी कि वैसे तो कर्नाटक हैदराबाद के अधीन था, लेकिन ये भी उससे अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ करता था। ठीक है, ऐसे करके कहते हैं ये दक्कन का नवाब के नियंत्रण में तो था, लेकिन पूर्ण नियंत्रण में नहीं हुआ करता था। ठीक। और इस समय जो कर्नाटक का नवाब हुआ करता था जिसका नाम था सआदत उल्लाह खां। क्या नाम था? सआदत उल्लाह खां। सआदत उल्लाह खां जो हुआ करते थे वो कौन थे? यहाँ के नवाब हुआ करते थे। अब देखिए सआदत उल्लाह खां के साथ क्या स्थिति थी। हैदराबाद का नवाब जो है वो कर्नाटक को कंट्रोल करना चाहता था, पूर्णतः कंट्रोल करना चाहता था, और उसने धीरे धीरे कर्नाटक के ऊपर अपनी पकड़ बनाना चालू की। सआदतुल्लाह खां थोड़ा वृद्ध होने लगे थे। जब ये वृद्ध होने लगे तो उन्होंने क्या किया कि अपने भतीजे और दामाद, जिनका जिसका नाम था दोस्त अली, सआदत खां का ये कौन था? भतीजा, एक भतीजा था। ठीक है, ऐसे। और ये इसका दामाद भी था। ठीक है, तो भतीजा और दामाद जिसका नाम था दोस्त अली, दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ऐसे करके। और इन्होंने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपना पद वंशानुगत बना दिया कि कर्नाटक के नवाब का पद कैसा है? वंशानुगत है, ऐसा करके। और इसके लिए उन्होंने हैदराबाद के नवाब से कोई परमिशन नहीं मांगी, कोई इजाजत नहीं मांगी, और इस तरीके से कर्नाटक में नवाब का पद उन्होंने क्या किया? वंशानुगत बना दिया। ठीक है, ऐसा करके। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। अब क्या हुआ? जब ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई, तो निर्मित होने के बाद हमें देखने को मिला कुछ समय बाद शहादतुल्लाह खां की मृत्यु हो गई। शहादतुल्लाह खां की जब मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद नवाब कौन बना? हमें देखने को मिलता है दोस्त अली बना। लेकिन इसी समय 1741 की बात है। कब की बात है? 1741 की बात है। मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। किसने? मराठा। तो 1741 में मराठाओं ने क्या किया? कर्नाटक पर आक्रमण किया। जब कर्नाटक पर आक्रमण किया तो कर्नाटक के शासक कौन? अब दोस्त अली हुआ करते थे। हमने पहले भी देखा, ये देखो दोस्त अली थे ना। तो दोस्त अली जो शासक हुआ करते थे, इन्होंने युद्ध किया, लेकिन हुआ क्या है कि इस युद्ध में वो पराजित हुए, और जब पराजित हुए तो युद्ध में मारे गए। ठीक है, ऐसे करके तो ये युद्ध में मारे जाते हैं। इसके अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि ये दोस्त अली क्या होता है? युद्ध में मारा गया, और उसका जो दामाद था जिसका नाम था चंदा साहब। क्या नाम था? चंदा साहब। इसे बंदी बना लिया जाता है, और मराठा क्या करते हैं? इसको बंदी बना के अपने यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके। अब क्या हुआ? जो अब कर्नाटक पर कोई भी नवाब नहीं बचा, कोई भी शासक नहीं बचा। जब कर्नाटक में कोई भी शासक नहीं बचा, तो ऐसी कंडीशन में जो निजाम हुआ करते थे, कहाँ के? हैदराबाद के निजाम आशफ जाय के द्वारा उनका अब एक रिलेटिव, एक निकट संबंधी जिसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को क्या किया गया? कर्नाटक का नवाब बना दिया गया।
बात समझे, ऐसे करके। और जब अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बनाया गया तो अब कर्नाटक जो है वो ज्यादा कंट्रोल में था हैदराबाद के, और इस तरीके से अनवरुद्दीन नामक व्यक्ति जो है वो कर्नाटक का नवाब बन जाता है। ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए 1741 में जब कर्नाटक पर मराठों ने आक्रमण किया था और वो यहाँ से चंदा साहब को बंदी बना के ले गए, तो उस समय अब कर्नाटक में एक अव्यवस्था फैल जाती है। क्या हो जाती है? अव्यवस्था फैल जाती है। वहां पर कोई शासक नहीं रहता है। इतनी अव्यवस्था फैल जाने के बावजूद भी अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर कोई फायदा नहीं उठा रहे थे, बल्कि आसानी से वो अपना सिर्फ क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, व्यापार में ही संलग्न हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे करके। इसी समय क्या होता है, हमें देखने को मिल जाता है कि यूरोप में एक घटना घटित हुई, और यूरोप में एक घटना घटित होती क्या होती है? 1740 की बात है। अब वहीं पर देखना, पैरेलल समझने की कोशिश करना। यूरोप में एक घटना घटित हुई। यूरोप में क्या घटना घटित हुई? 1740 की बात है। 1740 में मेरिया थेरेस के उत्तराधिकार को लेकर, मेरिया थेरेस यानी कि जो यूरोप में एक देश है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिया। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर ब्रिटिश और फ्रांसीसियों में क्या हो जाता है, वहां पर झगड़े बढ़ जाते हैं। कहां पर? यूरोप में झगड़े बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके कहते हैं वहां पर उसके उत्तराधिकार को लेके युद्ध क्या हो जाते हैं? झगड़े बढ़ जाते हैं। फिर भी हमें ये देखने को मिल रहा था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है वो भारत में शांति बनाए रखना चाहता था। इस समय भारत में फ्रांसीसियों का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। डुप्ले ने कहा कि अगर तनाव यूरोप में बढ़ा तो यूरोप तक रहे, भारत में उसका प्रभाव ना हो, ऐसा करके। और हुआ ये कि यूरोप में दोनों के बीच में युद्ध भी हो जाता है। किसमें? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों में क्या हुआ? युद्ध हो गया। यूरोप में क्या चलने लगा? युद्ध चलने लगा। लेकिन डुप्ले जो है अभी भी भारत में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा था, जो कि फ्रांसीसियों का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन क्या हुआ लगातार वो ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क भी कर रहा था, लेकिन एक घटना घटित होती है। अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा कहते हैं कि ऐसी तटस्थता के लेके कोई बातचीत नहीं की जाती है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि भारत में भी तनाव बढ़ने लगता है और कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित होती है ना, ऐसे करके। क्या घटना घटित हुई थी हम आगे देखते हैं, और यहीं से किसकी शुरुआत होती है? कर्नाटक के युद्ध की शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। देखिए कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा युद्ध था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध, ठीक है। और ये कब से कब तक हुआ? तो 1746 से ये स्टार्ट होता है और 1748 तक जो ये युद्ध चलता है। 1746 से 1748 तक ये युद्ध चलता है। ठीक है, ऐसा करके। तो इतनी बात आपको क्लियर हो रही है राखी? यहाँ तक कोई डाउट, कुछ पूछना तो नहीं चाहते हैं? जी सर, एक बार ये ऐसे लिखवा देना, ये मतलब युद्ध किसके बीच हुआ, कैसे कैसे, थोड़ा शॉर्टकट में। हाँ, अभी अभी आगे हम देखते हैं ना, जैसे युद्ध होगा ना तो युद्ध को हम देखते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको पृष्ठभूमि बताई है। जी 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 सर। है ना, ऐसे देखा करके। अब ओके देखिए मैं सर। आपको बताता हूँ युद्ध देखिए कैसे हुआ। तो कर्नाटक की युद्ध भूमि यहाँ मतलब युद्ध की पृष्ठभूमि यहाँ तक तो निर्मित हुई। अब देखिए क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके ब्रिटिश और फ्रांसीसी ये दोनों क्या हो रहे थे? ब्रिटेन में लड़ रहे थे, मतलब यूरोप में लड़ रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध हुआ करते थे। कहते हैं दोनों दल 1746 में उन्होंने यूरोप में युद्ध प्रारंभ कर दिया। खूब एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। यूरोप के बाहर भारत को छोड़कर भी जो अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहां पर ये दो कंपनियां थीं, वहां पर भी युद्ध होने लगे और एक दूसरे के ऊपर वो क्या करने लगे? हमले करने लगे। भारत में अभी शांति हुआ करती थी। तो भारत में शांति को बनाए रखने के लिए डुप्ले की तरफ से और प्रयास किए गए और डुप्ले ने अंग्रेज अधिकारियों से बात करना भी प्रारंभ की, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने बात करने से इनकार कर दिया।
और एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था बारनॉट। क्या नाम था? बारनॉट। ठीक है। इस बारनेट नामक अंग्रेज अधिकारी ने, जो कि अंग्रेजी नौसेना का नेतृत्व कर रहा था, उसने क्या किया, कुछ अंग्रेजी जो ये कौन सा था, अंग्रेज हुआ करता था, आप ऐसे कह सकते हैं, अंग्रेज हुआ करता था। इस अंग्रेज ने क्या किया, कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए। जलपोत मतलब जो फ्रांसीसियों के जहाज हुआ करते थे, उन जहाजों को इसने क्या किया, पकड़ लिया। ठीक है। और उन जहाजों पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक। और इन जहाजों को कब्जा करने के बाद, इन जलपोतों को कब्जा करने के बाद ये कहां पर लेके चला गया, तो इनको वो मद्रास लेके गया। कहां लेके गया, मद्रास लेके गया, और मद्रास में उसने रख लिया। ऐसे करके जब उसने मद्रास में इस प्रकार के जलपोत रख लिए, डुप्ले नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से मैं युद्ध लड़ूं और अपनी फालतू में शक्ति संघर्ष हो। तो उसने क्या किया, डुप्ले ने क्या किया कि इस बात की जानकारी कर्नाटक के नवाब को दी। किसके? कर्नाटक के नवाब को। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से अपने जहाजों की सुरक्षा की प्रार्थना की, ऐसा करके। और उसने कहा कि जो बेसिकली मद्रास वाला क्षेत्र है वो आपके अधिकार में आता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि आप मेरे जहाज जो है वो अंग्रेजों से छुड़वा दें। ऐसे करके नवाब ने कहा ठीक है, हम बात करते हैं। और नवाब ने बारनोट से बात की, लेकिन बारनोट ने यानी कि अंग्रेजों ने नवाब की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गौर ही नहीं किया। डुप्ले ने कई बार इसकी अपील की, लेकिन क्या होता है, ना तो नवाब ने कोई विशेष प्रेशर बना के काम किया, और बारनोट तो सुनने वाला था ही नहीं। तब ऐसी कंडीशन में अब डुप्ले को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। और डुप्ले के द्वारा क्या किया गया, जो मॉरिशस वाला क्षेत्र था, मैंने आपको बताया था मॉरिशस पर भी किसका अधिकार था, तो फ्रांसीसियों का अधिकार था। मॉरिशस वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ के फ्रांसीसी गवर्नर थे जिनका नाम था ला बूरडोने। ला बूरडोने से सहायता मांगी। कहते हैं ला बूरडोने अपने 3000 सैनिक लेके आया, और 3000 सैनिक लेने के बाद वो कोरोमंडल तट पर पहुंचा और उसने मद्रास का घेरा डाल दिया। और मद्रास पर घेरा डालने के बाद उसने मद्रास को जीता। अपने सभी फ्रांसीसी जो जलपोत हुआ करते थे उन जलपोतों को छोड़ दिया, और उसने मद्रास पर अधिकार भी कर लिया। कहते हैं फ्रांसीसियों ने भूमि और समुद्र दोनों पर घेरा डाल के मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक। लाबूर्डने का ऐसा विचार था, लाबूर्डने का विचार था कि अंग्रेजों से फिरौती लेने का था। उसने कहा कि आप एक काम करो, युद्धपोत छोड़ दो, और युद्धपोत छोड़ने के बाद हमें 40,000 पौंड दो। ठीक है। और 40,000 पौंड देने के दे दोगे अगर, तो हम मद्रास तुम्हें क्या करेंगे, फिर से वापस दे देंगे। लाबूर्डने ने ये किससे कहा, अंग्रेजों से कहा। ठीक है। अंग्रेज सेनापति बारनोट हुआ करता था। बारनोट इसके लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर मद्रास मेरे हाथ से चला जाएगा तो बड़ी समस्या होगी। और कहते हैं लाबूर्डने ने यही किया। इसने क्या किया, लाबूर्डने ने कि मद्रास पर अधिकार किया। मद्रास को अधिकार करने के बाद जो जहाज उसने मतलब कब्जे में किए थे वो छुड़वाए, और छुड़वाने के बाद 40,000 रुपए के बदले और मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया। ठीक है। ऐसे करके जब मद्रास अंग्रेजों को लौटा लिया और लाबूर्डने यहां से वापस चला गया, तब डुप्ले जो है इस बात को सहन नहीं कर पाया। डुप्ले ने कहा कि हम भी क्या करेंगे, अब मद्रास पर अधिकार करेंगे। तो डुप्ले ने क्या किया, फिर से एक बार अपनी सेना लेके गया और उसने मद्रास को जीत लिया। ठीक है। ऐसे करके जो कहते हैं फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास को जीत लिया गया और घेरा डाला दिया गया। जब फ्रांसीसियों के द्वारा दोबारा मद्रास को जीता गया, तो अब जो अंग्रेज हुआ करते थे वो अंग्रेज किसके पास गए, नवाब के पास पहुंचे, और उन्होंने नवाब से संरक्षण मांगा। ठीक है। कहते हैं जब नवाब से संरक्षण मांगा तो नवाब ने फ्रांसीसियों से कहा कि भाई तुम्हारे जहाज तुम्हें मिल गए, उसने 40,000 रुपए भी दे दिए, तो अब तुम मद्रास पर अपना अधिकार क्यों जमाए बैठे हो, मद्रास से हट जाओ। कहते हैं जब नवाब ने फ्रांसीसियों पर घेरा डाला
मतलब मद्रास का घेरा उठा लेने को कहा, तो डुप्ले ने यहाँ पर कूटनीति का प्रयोग किया और डुप्ले ने नवाब से कहा कि आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं मद्रास अंग्रेजों से लेकर आपको सौंप दूंगा। यानी कि मद्रास जो है मैं भले ही अभी कब्जा किए हूं, लेकिन मद्रास में आपको दे दूंगा, ठीक ऐसे करके। और कुछ समय तक डुप्ले मद्रास को लिए रहा, लेकिन आगे जाके नवाब को ये लगने लगा कि डुप्ले जो है वो मुझे मद्रास देने वाला है नहीं, वो सिर्फ कहता है। और इस वजह से उसने क्या किया, मद्रास की मतलब डुप्ले की बातों पर ध्यान ना देते हुए और मद्रास पर युद्ध करना निश्चय किया, ठीक है ऐसे करके। यानी कि डुप्ले के विरुद्ध सेना उतारने का निश्चय किया। और इस तरीके से कर्नाटक के नवाब जो हुआ करते थे अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन ने एक अपनी सेना भेजी, ठीक है किसके विरुद्ध, फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध, फ्रांसीसी यों के विरुद्ध। और इस तरीके से नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेंट थोमे, सेंट थोमे का युद्ध। और ये कब होता है, 1748 में होता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये सेंट थोमे का युद्ध होता है, कब होता है, 1748 में। कहते हैं यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया, ठीक है ऐसा करके। इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था जिसका नाम था कैप्टन पैराडाइज। क्या नाम था, कैप्टन पैराडाइज। कैप्टन पैराडाइज ये कौन सी सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो फ्रांसीसी या फ्रेंच सेना का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व महफूज खान नामक व्यक्ति कर रहा था। महफूज खां नवाब की सेना का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। महफूज खां की सेना जहां 10,000 की हुआ करती थी, इनके पास 10,000 की सेना हुआ करती थी, वहीं फ्रांसीसी सेना में 230 फ्रांसीसी सैनिक थे और 700 भारतीय सैनिक थे। कुल मिला के 1,000 सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में 1,000 की सेना और महफूज खां के पास 10,000 की सेना हुआ करती थी। दोनों में युद्ध हुआ। कहते हैं इस युद्ध में ये होता है कि महफूज खां की सेना जो कि 10,000 की हुआ करती थी, वो कैप्टन पैराडाइज की छोटी सी सेना के सामने पराजित हो जाती है ऐसा करके, ठीक है। और जब इस छोटी की सेना के सामने पराजय हो जाती है, तो फ्रांसीसियों की शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति स्थापित होती है और वो दिखने लगती है। इस युद्ध से यह भी निश्चित हो गया कि घुड़सवार सेना की अपेक्षा तोपखाना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि फ्रांसीसियों के पास तोपखाना हुआ करता था। और अगर एक छोटी, भले ही छोटी हो, लेकिन अगर अनुशासित सेना हो, ठीक है, तो वो एक बड़ी फौज के लिए कैसी हो सकती है, भारी पड़ सकती है। इसके अलावा कहते हैं इस युद्ध से नौसैनिक शक्ति की महत्ता भी स्थापित हुई कि नौसेना शक्ति है अगर, तो वो भी महत्वपूर्ण शक्ति है। कहते हैं यूरोपियों की अनुशासित सेना की उत्कृष्टता भी सामने आई कि यूरोपियों की सेना अधिक अनुशासित है, जबकि भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे और भारतीय राजनीति का जो खोखलापन था, भारतीय सेना का जो खोखलापन था उस समय, वो उजागर हो गया ऐसा करके। और अब यूरोपीय शक्तियों को पता चल गया कि भारत की सेना जो है वो सिर्फ दिखावे की है ऐसे करके। और इस तरीके से ये युद्ध हुआ, ठीक है। आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है। और यूरोप में जब उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि हो जाती है। कहाँ, यूरोप में, भारत में नहीं, यूरोप में, जिसको हम कहते हैं ए ला शापेल, एला शापेल की संधि, ठीक है। और ये एला शापेल की संधि कब हुई, 1748 में। और जब एला शापेल की संधि 1714 में हुई, 8 में हुई, तो इसी संधि के साथ युद्ध कैसा हुआ, समाप्त हो जाता है, ठीक है ऐसे करके। और इस संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। कहते हैं इस संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को मिल गया, जिस पर किसने कब्जा कर लिया था,
फ्रांसीसियों ने। और जो अमेरिका है, अमेरिका में एक जगह है जिसको हम कहते हैं लुईबर्ग। कौन सी जगह है? लुईबर्ग। लुईबर्ग फ्रांसीसियों को मिला, क्योंकि देखो भारत में जिस प्रकार से मद्रास पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया था, वैसे ही अमेरिका में लुईबर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो अदला बदली हो गई। ऐसे करके दोनों के युद्धबंदी दोनों को वापस कर दिए गए, दोनों के एक दूसरे के विजित क्षेत्र भी एक दूसरे को वापस कर दिए गए, और इस तरीके से प्रथम आंग्ल कर्नाटक वॉर जो था वो कैसा हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, ऐसे करके बताइए राखी, यहां तक कोई डाउट आपको? कुछ इसमें पूछना चाहती हो तो बताओ। नो सर, बस इसका ओके, पीडीएफ मिल जाएगा तो मैंने कल बार नोट नहीं किया है, पर नोट में जब कोई बात नहीं क्या है आपका इसका। अपलोड कर इसका देंगे। हाँ, इसका पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगा, है ना? जी आप सर। बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्लास खत्म होने के विद इन 10 मिनट में इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ओके। मॉर्निंग वाला पीडीएफ मिल गया था आपको? जी सर, पीडीएफ तो मिल गया था पर रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं मिली। तो एक तो बार थोड़ा मैं मैं आप सुन के एक 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 सुनने के एक बार बाद में मैडम थोड़ा से लिख बात कर लेती हूँ लीजिए ना। एक बार ना। मैडम ओके। से बात कर लीजिए ना कि रिकॉर्डेड क्लासेस हमें क्यों नहीं मिल रही हैं और कहाँ पर मिलेंगी? नहीं, जहाँ मिलती है वो बाकी की तो है, बट आपकी नहीं है, इसलिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शायद पता नहीं क्या अपलोड हुई होगी या नहीं, शायद मेरे में शो नहीं हो रही होगी। शायद हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, है ना? ओके सर, पूछ के देखती हूँ। ओके। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कर्नाटक का फर्स्ट वॉर हुआ करता था, प्रथम युद्ध। अब देखिए इसके बाद आता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, तो हम उसको देखते हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध कब होता है? तो देखिए इसकी शुरुआत होती है 1749 में, प्रथम युद्ध के एक वर्ष बाद, और ये 54 तक चला। तो 1749 से 1754 तक जो युद्ध चला, जिसको हम कहते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक। अब देखिए द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे निर्मित हुई, इसको हम एक बार समझते हैं। हुआ ये कि जो हैदराबाद के निजाम थे अभी तक, जिनका हमने नाम पढ़ा था निजामुल मुल्क आसफ शाह, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 1748 में। निजामुल मुल्क आसफ शाह की मृत्यु हुई 1784 में। तो इनके उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। किसके उत्तराधिकार के लिए? ठीक है। कहते हैं निजाम का पुत्र हुआ करता था नासिर जंग। ये कौन था? इसका पुत्र था, सॉरी इसको हम ऐसे कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, नासिर जंग। नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बनता है। किसका? निजामुल मुल्क आसफ शाह का। लेकिन उसका एक भांजा हुआ करता था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग ये अपना उत्तराधिकार के लिए दावा प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि शासक कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। तो जो निजाम का पुत्र था नासिर जंग, ये उत्तराधिकारी बन जाता है, यानी निजाम बन जाता है। और मुजफ्फर जंग जो हुआ करता था, ये उसका विरोध करने में लग जाता है, ऐसे करके। और इस तरीके से जो कौन सा जो हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेके हैदराबाद का जो क्षेत्र था वो दो गुटों में, मतलब है तो वहां के जो लोग थे वो दो गुटों में बन जाते हैं, बट जाते हैं। कुछ नासिर जंग को समर्थक कर रहे थे तो कुछ किसको? मुजफ्फर जंग को समर्थन करने लगे। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम। वहीं दूसरी तरफ को मिलता है कि जैसे जो कर्नाटक के नवाब थे, मैंने आपको बताया था कि जो अभी कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे, कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन।
सर नवाब की जगह कुछ और भी तो आ सकता है ना पेपर में। हाँ देखिए, इनको नवाब के नाम से ही वहां पर संबोधित किया जाता था कर्नाटक में, और जो हैदराबाद में थे उनको निजाम के नाम से ही संबोधित किया जाता था। इस तो इस तरीके से ही आएगा क्वेश्चन भी। हाँ, इसी तरीके से आएगा, बिल्कुल, ओके सर। है ना, ऐसा। तो देखिए, जो कौन हुआ करते थे, कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, ठीक है। उनके जो हमें देखने के बहनोई मिलते हैं, जो जो चंदा साहब थे, जो चंदा साहब को क्या किया गया था, मराठे जब आए थे, मैंने आपको बताया था जस्ट इसके पहले मराठा आए थे, तो मराठों ने दोस्त अली को मार दिया था और चंदा साहब को बंदी बना के ले गए थे, है ना, ऐसे करके। अब क्या होता है, मराठा चंदा साहब को छोड़ देते हैं। जब चंदा साहब वहां पर छोड़ देते हैं तो वो वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, चूंकि वो कौन थे, दोस्त अली के दामाद थे जो पहले मर गए थे, तो वो अपना उत्तराधिकार, अपने मतलब अपना दावा कर्नाटक की गद्दी पर प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि कर्नाटक का असली वारिस मैं हूं, ऐसा। तुम जो बने हो, अनवरुद्दीन के लिए बोला जाता है कि तुम जो कर्नाटक के वारिस बने हो, ये तो तुम्हें हैदराबाद के निजाम ने बनाया था, तुम वहां के वैध शासक थोड़ी हो। अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन के लिए चंदा साहब कहते हैं कि तुम वहां के वैध शासक थोड़ी हो, तुम्हें किसने बनाया था, हैदराबाद के निजाम ने शासक बनाया था। तो इस तरीके से कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, ऐसे करके। तो दोनों जगह सत्ता कैसी हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, ठीक है। इस स्थिति का फायदा जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले उठाना चाहता है। कौन उठाना चाहता है, डुप्ले, ठीक है। तो डुप्ले कहता है क्यों ना इस स्थिति का फायदा उठाया जाए, और इस अनिश्चित अवस्था को देखते हुए डुप्ले ने क्या किया, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के लिए सपोर्ट किया। किसको, मुजफ्फर जंग को। उसने कहा हैदराबाद का मैं अगले शासक किसको बनाना चाहूंगा, मुजफ्फर जंग को। और उसने चंदा साहब को कर्नाटक के लिए सपोर्ट किया, ऐसे करके। और एक गुट बन गया, त्रिगुट बन गया। किस किस का, डुप्ले कौन था, फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, इनका क्या बन गया, एक गुट बन गया, ठीक है, ऐसे करके। और कहते हैं कि इस तरीके से इन तीनों का क्या बन गया, गुट बन गया, ठीक है, ऐसे करके। और अपनी सेना सहायता से इन्होंने इनको वचन भी दे दिया कि, मतलब डुप्ले ने कहा कि मैं सैन्य सहायता के माध्यम से आपको क्या करूंगा, इस तरीके के दोनों जगह सपोर्ट करके इनको शासक बना दूंगा, ठीक है, ऐसे करके। और डुप्ले ने क्या किया, अपनी सेना रवाना कर दी, कहाँ के लिए, कर्नाटक के लिए। और कहते हैं डुप्ले की सेना आगे बढ़ती है और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी सेना के बीच में, जिसको इतिहास में अंबूर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध, अंबूर, अंबूर का युद्ध। और ये कब होता है, 1749 को, ठीक है। इस 1749 में जो युद्ध होता है, इसमें एक तरफ कौन हुआ करता था, तो एक तरफ डुप्ले यानी कि फ्रांसीसी सेना थी, फ्रांसीसी सेना हुआ करती थी, प्लस कौन थे, चंदा साहब, चंदा साहब, और कौन, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। इन तीनों की संयुक्त सेना ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण किया, अंबूर की लड़ाई हुई और अनवरुद्दीन को पराजित किया। कर्नाटक के नवाब कौन थे, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन को पराजित किया, और अनवरुद्दीन को पराजित करके उसको मार दिया, ऐसे करके। और इस तरीके से कौन मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया, ठीक है। जब अनवरुद्दीन मारा गया तो कर्नाटक का अगला नवाब फ्रांसीसियों ने किसको घोषित किया, चंदा साहब को घोषित कर दिया, ऐसे करके। लेकिन अनवरुद्दीन का एक पुत्र था जिसका नाम था यहां पर मोहम्मद अली,
क्या नाम था? मोहम्मद सॉरी, इसको मैं सही कर देता हूं। मोहम्मद अली नामक इसका पुत्र हुआ करता था, वो भागा और भाग के मोहम्मद अली ने क्या किया, त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। कहाँ के दुर्ग में? त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ले ली। चंदा साहब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मोहम्मद अली को भी छोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इसको छोड़ा जाएगा तो ये आगे अपने पिता की युद्ध का बदला लेगा और नई दिक्कतें खड़ी करेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो सेना लेके गए और उन्होंने त्रिचनापल्ली के दुर्ग का घेरा डाल दिया। ठीक है, ऐसे करके कहते हैं त्रिचनापल्ली को छोड़कर शेष भाग पर चंदा साहब का अधिकार हो गया और चंदा साहब ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। किसको? अर्काट। और अर्काट को अपनी राजधानी बना के कर्नाटक पर शासन करना प्रारंभ कर दिया, ऐसे करके। और इस तरीके से कर्नाटक के नवाब कौन बन गए? चंदा साहब बन गए। ठीक है, ऐसे करके। अब क्या हुआ, चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास लगभग 80 गांव दान में दे दिए। कितने? 80 गांव अनुदान स्वरूप दिया, ऐसे करके। फ्रांसीसी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ये बढ़िया रहा। कहते हैं डुप्ले ने चंदा साहब को त्रिचनापल्ली घेरा डालने के लिए कहा। उसने कहा कि त्रिचनापल्ली का घेरा डालो, क्योंकि वहां दो स्थली है। तो चंदा साहब ने क्या किया, वो सेना लेके गए और उन्होंने कहाँ का घेरा डाल दिया? तो त्रिचनापल्ली का घेरा डाल दिया। ठीक है, ऐसे करके। इसी बीच अंग्रेजों ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो रहा है, फ्रांसीसी लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। तब फ्रांसीसी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर निजाम के पद पर अंग्रेजों ने नासिर जंग का पक्ष लिया। अभी अभी हमें देखने को मिल रहा था कि हैदराबाद में नासिर जंग ही हुआ करता था। कहते हैं नासिर जंग ने, अब हैदराबाद में कौन एक हो गए? तो नासिर जंग, नासिर जंग और अंग्रेज, ये एक हो गए। नासिर जंग ने क्या किया, अंग्रेजों की सहायता से दिसंबर 1750 ईस्वी के आसपास की बात है। कब की बात है? दिसंबर 1750। दिसंबर 1750 में उन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया मिलके। कहते हैं जिंजी नदी के तट पर इसने चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, ऐसे करके। और तीनों की सेना पराजित हो गई। लेकिन इसी समय क्या होता है, नासिर जंग की सेना में विद्रोह हुआ। जब नासिर जंग की सेना में विद्रोह हुआ तो नासिर जंग मारा जाता है, ऐसा। और इस तरीके से नासिर जंग मारा गया। अब देखिए, जब खुद की सेना में विद्रोह से नासिर जंग मारा गया तो डुप्ले को मौका मिल गया। और डुप्ले ने तुरंत जो है, जो इसका विरोधी था, जो डुप्ले का समर्थक था, जिसका नाम क्या था? मुजफ्फर जंग, सॉरी, मुजफ्फर जंग को क्या किया, निजाम बना दिया। ठीक है, ऐसा करके। जब कहते हैं मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया तो मुजफ्फर जंग बड़ा खुश हुआ। उसने बदले में फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपए दिए। कितने? 50 लाख रुपए उसने कंपनी को दिए और सैनिकों को 5-5 लाख रुपए अलग से दिए। इसके अलावा 20 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की वार्षिक जागीर ये उसने पर्सनली डुप्ले को दे दी, ऐसे करके। मुजफ्फर जंग जब शासक बना तो वो इतना खुश हुआ। अब आप सोच सकते हो, ठीक है, कि उसने पैसा लुटा दिया सीधा सीधा। उसने क्या किया कि 50 लाख रुपए किसको दिए? कंपनी को दिए, फ्रांसीसी कंपनी को। 5-5 लाख रुपए फ्रांसीसी सेनाओं के जो महत्वपूर्ण सैनिक थे उनको, और 20 लाख रुपए और 1 लाख रुपए वार्षिक आय की जो जागीर थी, ये पर्सनली किसको दी? डुप्ले की दी। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है मुजफ्फर जंग क्या बनता है? शासक बन जाता है। ठीक है, ऐसे करके। कहते हैं फ्रांसीसी क्या करते हैं, एक अधिकारी जिसका नाम हुआ करता था बुस्सी, फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी जो है वो अपनी संरक्षता में मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी से कहाँ ले गया? हैदराबाद ले जाता है। कहां पर? हैदराबाद ले जाता है।
और इस तरीके से ये कहाँ पहुंचता है, हैदराबाद पहुंचता है। लेकिन हैदराबाद में जैसे ये पहुंचने वाला ही होता है, उसी समय क्या होता है कि कुछ पठान इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। और जब पठान इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, बुस्सी इनको बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन बचा नहीं पाता है, और अंत में हमें देखने को मिलता है कि मुजफ्फर जंग वहां मारा जाता है। जब मुजफ्फर जंग वहां पर मारा गया तो बुस्सी जो है तुरंत एक्शन में आता है, और वो क्या करता है, निजाम के जो दूसरे बेटे थे जिनका नाम था सलावत जंग, सलावत जंग, सलावत जंग को अगला निजाम बना देता है, ठीक है, ऐसे करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कर्नाटक में चंदा साहब बन गए और हैदराबाद में सलावत जंग शासक बन गया। और ये दोनों कौन थे, तो फ्रांसीसियों के सपोर्टर हुआ करते थे। अंग्रेजों ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, दोनों जगह जगह यही इनके ही सपोर्टर हैं। तब अंग्रेजों ने क्या किया, एक बुद्धि लगाई। इस समय हमें देखने को मिला कि अंग्रेजों ने सोचा कि त्रिचनापल्ली के दुर्ग में मोहम्मद अली कैद है, उसको किसी तरीके से वापस निकाला जाए और चंदा साहब की सत्ता को समाप्त करके पहले कर्नाटक पर उसको शासक बनाया जाए। इसी समय अंग्रेजों में एक व्यक्ति भारत आता है जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, क्लाइव। क्लाइव ने इसमें बुद्धि लगाई। क्लाइव ने कहा कि देखो, अगर हमें चंदा साहब को वहां से सॉरी मोहम्मद अली को वहां से निकालना है, तो चूंकि उस क्षेत्र पर तो चंदा साहब की फौज का घेरा है, तो हम ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें एक काम करना होगा कि चंदा साहब की जो राजधानी है जिसका नाम है अरकाट, क्या नाम है, अरकाट, अरकाट पर क्या करना होगा, घेरा डालना होगा। अगर हम अरकाट पर घेरा डालेंगे तो चंदा साहब अपनी राजधानी को बचाने के लिए तिरुचनापल्ली से उन्हें घेरा हटाना पड़ेगा और हमें मौका मिल जाएगा, हम वहां से दोस्त अली को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना। और वास्तविकता में हुआ यही भी। क्लाइव की ये बुद्धि काम कर गई, यहीं से उसको कंपनी में प्रमोशन भी मिलना चालू हुआ। कहते हैं 1752 के आसपास की बात है, मराठा सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था मुरारी राव। क्या नाम था, मुरारी राव। मुरारी राव की सहायता से क्लाइव के द्वारा अरकाट पर घेरा डाला गया। जब अरकाट पर घेरा डाला गया तो चंद्रा साहब जो हुआ करते थे, चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व में युद्ध हुआ, लेकिन राजा साहब की सेना हार गई। इसी बीच क्या होता है, चंदा साहब को तिरुचनापल्ली से घेरा उठाना पड़ता है, और जब तिरुचनापल्ली से घेरा उठाते हैं तो कहते हैं कि मोहम्मद अली को जो है वो तिरुचनापल्ली से निकाल लिया जाता है, ठीक है। और इसी बीच हमें देखने को मिलता है तंजौर की सेना की जो हुआ करती थी वो भी चंदा साहब के ऊपर आक्रमण कर देती है। चंदा साहब 3 लोगों के द्वारा किए गए आक्रमण को झेल नहीं पाते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन ये मारे जाते हैं। और इस तरीके से हमें देखने को मिला कर्नाटक में चंदा साहब की मृत्यु हुई और मोहम्मद अली जो है वो कर्नाटक का नवाब बना। कौन बना, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना, ठीक है, ऐसे करके। अब फ्रांसीसी सिर्फ कहां पर रहे, हैदराबाद में। कर्नाटक पर किसका प्रभुत्व हो गया, अंग्रेजों का। मतलब मोहम्मद अली शासक बना, लेकिन बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, अंग्रेज। तो अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया ये, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, जो डुप्ले था, जो फ्रांसीसी गवर्नर जो था भारत में, इसका ट्रांसफर हो जाता है और फ्रांसीसी सरकार इसे वापस बुला लेती है। और इसे वापस बुलाने के बाद 1754 की बात है, 1754 में इसकी जगह गोडेहू को भारत का नया फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। किसको, गोडेहू। तो गोडेहू को नया फ्रांसीसी गवर्नर भारत में भेजा जाता है। गोडेहू आता है और आने के बाद वो कुछ समय तक स्थितियों को जायजा लेता है, लेकिन उसको लगता है कि बड़ी दिक्कतें हैं, तो वो अंग्रेजों से एक संधि कर लेता है जिसको हम कहते हैं पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि, पांडिचेरी की संधि, ठीक है। इस पांडिचेरी की संधि के तहत हमें देखने को मिलता है कि पांडिचेरी की संधि कब हुई, 1755 में, ठीक है। पांडिचेरी की संधि के द्वारा, बोला गया इस संधि के द्वारा अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या भारतीय नरेशों द्वारा जितनी भी उपाधियां थी उन उपाधियों को त्याग दिया, ठीक है। कहते हैं
और वादा किया कि हम भारतीय नरेशों के झगड़ों में आगे जाके कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारतीय शासकों के झगड़ों में हम नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। इस संधि में यह भी व्यवस्था हुई कि बुस्सी हैदराबाद में ही रहेगा। ठीक है, कहते हैं इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा है कि गडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ऐसे करके, और इस तरीके से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध अंतिम युद्ध नहीं था, क्योंकि हमें ये देखने को मिल रहा था कि अभी दोनों शक्तियां बची हुई थी, और निश्चित रूप से अगर दोनों शक्तिशाली थे तो आगे जाके उनके मध्य में शक्ति संघर्ष होना निश्चित था। लेकिन कुछ समय के लिए युद्ध विराम हो गया था। ठीक है, और युद्ध विराम लगभग जो है 2 साल तक चला भी। आगे जाके तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, उसको हम बाद में समझेंगे। तो पहले मुझे बताइए, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध समझ में आया आपको राखी? जी सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पर फिर भी मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस देख लूंगी। ओके, बच्चे की वजह ठीक से है, थोड़ा, थोड़ा। ये बच्चा है ना, मैं सुन लूंगी उसमें बाद में। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, और कोई ओके। डाउट लगे आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे जो नेक्स्ट ओके क्लास सर। रहेगी, कल की हाँ, क्लास, नेक्स्ट क्लास उसमें, है। ओके ओके हाँ, सर। कल मैं टिल 6:30 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो आप ऑनलाइन आ जाइएगा, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिएगा। दूसरी चीज मैं ये कह रहा ओके था कि सर। कल मैं थर्ड कर्नाटक युद्ध खत्म करूंगा और यूरोपीय जी। कंपनियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊंगा, एमसीक्यू लेके आऊंगा। ठीक है, तो ओके सर। कोशिश कीजिएगा कि कल की क्लास अटेंड करें, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके सर। ओके। है ना? ठीक है, सर आज की मॉर्निंग क्लास में हम यहीं या पर ओवर करते हैं। सर मॉर्निंग में नहीं हाँ, कराओगे? मॉर्निंग में इसकी नहीं, मॉर्निंग में ये टॉपिक हो चुका ओके। है ना, ऐसा। ओके सर। ओके, ठीक है, ओके चलिए, सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय।